ओके, हेलो प्यारो। सो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में हमें समझना है, तो ऐसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब वेलोसिटी का बंटवारा हो रहा है। तो हम एक ऐसी सिचुएशन को देखने वाले हैं कि हम ये कहेंगे गैस चैम्बर के अंदर सभी गैस मॉलिक्यूल एक समान वेलोसिटी के नहीं होते हैं। हालांकि सब गति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें भी किसी की गति ज़्यादा होती है, किसी की गति कम होती है। ये वैसा है जैसा एक शहर है, हम लोग हैं, हम सब अर्न कर रहे हैं, जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, रोजगार में हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सबके पास जो पैसे की उपलब्धता है वो अलग अलग है। वहीं पे कुछ लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, जिनके पास अकूत संपदा है, वो भी काम करते हैं रोज़मर्रा के जीवन में। कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत कम पैसा है, रोज़ के खाने भर के भी पैसे नहीं हैं, वो भी कोशिश करते हैं रोज़ काम करने की। और अधिकतर लोग इन दोनों के बीच में होते हैं, जिनके पास न बहुत ज़्यादा पैसा है, अकूत संपदा है, और न बहुत कम पैसा है कि रोज़मर्रा के जीवन के खाने पीने की भी ज़रूरतें पूरी ना कर सकें। तो हम जैसे एक वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। वेल्थ पूरे शहर के अंदर सभी लोगों की वेल्थ बराबर नहीं है, किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है। अधिकतर उसमें मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं, जो हम लोग सामान्य भाषा मिडिल क्लास फैमिली कहते हैं ना। तो मिडिल क्लास का मतलब, मिडिल क्लास किस तरह से मिडिल में आ गई? मिडिल क्लास का मतलब होता है जिनकी इनकम, जिनकी अर्निंग ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। तो इसी तरह से मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नियम हम गैस मॉलिक्यूल के लिए भी देख सकते हैं। गैस मॉलिक्यूल में सभी गैस मॉलिक्यूल आपस में टक्कर मार रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, मोमेंटम का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दीवारों से टकरा रहे हैं। इन सभी घटनाओं के दौरान क्या होता है, उनकी वेलोसिटी भी सबकी बराबर नहीं होती। किसी की वेलोसिटी ज़्यादा, किसी की कम। लेकिन बहुत ज़्यादा वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल भी बहुत कम होते हैं, और बहुत कम वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल भी बहुत कम होते हैं। तो इसी चीज़ को हम ये कह सकते हैं, the kinetic theory of gas, the kinetic theory of gas suggested that the kinetic theory of gas suggested that the gas contains large number of particles, ऐसे पार्टिकल which are in continuous motion, ऐसे मॉलिक्यूल जो लगातार गति करते हैं। अब each molecule has different velocity. Each molecule has different velocity, and it may change. When molecules collide with each other and with the wall of the container, तो गैस मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं, दीवारों से टकराते हैं गैस कंटेनर की, तो उनकी स्पीड, उनकी वेलोसिटी सब चेंज हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल की स्पीड जो है वो ज़रूरी नहीं है कि समान होती है, बल्कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, किसी कम किसी की ज़्यादा, उनमें कुछ एक वेरिएशन होता है। और अगर आप गैस के बिहेवियर को सही से समझना चाहते हैं तो आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन समझना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस वेरिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन, हेंस वेरिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन is expected in the speed of gas molecules, and to understand the behavior of gas
behavior of gas, understanding of this velocity distribution is important. So हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, सो टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ गैस, अगर आप गैस को समझना चाहते हो तो ये ज़रूरी है कि आप इस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को भी सही से समझो. दैट इज़ वाई वी वांट टू स्टडी दिस मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो अगर हम गैस चैम्बर देख रहे हैं, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल हैं, तो ये नहीं संभव है कि हम किसी स्पेसिफिक गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को कंसीडर करें. इसीलिए हम ये देखते हैं, हमारा इंटरेस्ट ये होगा कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैव काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ प्रेजेंट विद इन एनी गिवन वेलोसिटी रेंज. देखो ऐसा इसका मतलब है, जैसे आपने एक शहर देखा, शहर में आपने देखा कुछ लोग हैं जो महीने के 10 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, 1 करोड़ कमा रहे हैं. कुछ लोग हैं जो रोज़ के 50 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं. तो आपका इंटरेस्ट ये होगा कि हमें ये देखना है कि एक महीने में इस शहर में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी इनकम 10,000 से 20,000 के बीच में है या 5,000 से 25,000 के बीच में है. हम इस तरह का एक ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं. तो हम किसी शहर के किसी एक इंसान की महीने की इनकम कितनी है उसको निकाल के कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा. हमारे लिए इंटरेस्टेड क्या है ना, कि कितने लोग हैं जो इस इनकम के दायरे में आते हैं. अच्छा, हम ये क्यों जानना चाह रहे हैं? मान लो हम एक दुकान खोलते हैं, हमने एक कंपनी शुरू की, हमारे प्रोडक्ट जो है वो उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो महीने के 20-25 हज़ार रुपये कमाते हैं. तो पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि हमारे शहर में ऐसे ग्राहक हैं कितने जो हमारे इस प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं. तो उसके लिए आप सर्वे कराओगे, उसके लिए आप जैसा भी जो भी आप तरीक़ा से उस डाटा को हासिल करो, लेकिन आपका इंटरेस्ट हमेशा से उन लोगों के लिए होगा जो कि वो 5,000 से 25,000 रुपये के बीच में महीने कमाते हैं, तो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं. अब जैसे मर्सिडीज़ का शोरूम आप खरीदो, अगर आपने मर्सिडीज़ का शोरूम खोला जिसमें गाड़ियों की कीमत ही 20-25 लाख से शुरू होती है, 30 लाख शुरू होती है, तो आपको इस तरह का सर्वे कराने कोई मतलब नहीं है कि शहर में 25,000 रुपये कमाने वाले महीने के लोग कितने हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि 25,000 रुपये जो कमा रहा है रोज़ हर महीना, वो मर्सिडीज़ नहीं खरीदने वाला है, वो 30 लाख की गाड़ी नहीं खरीद पाएगा. हाँ, आपको आपका सर्वे ये कहेगा कि आपको ऐसे लोगों के बारे में पता करना है शहर में जिनकी महीने की इनकम 10 लाख रुपए है. हाँ, तो अगर जिनकी महीने की इनकम 10 लाख रुपए है, इस बात की संभावना है कि वो एक 30 लाख की, 35 लाख की, 50 लाख की कार को अफोर्ड कर सकते हैं. तो इस तरह से आप हमेशा इंटरेस्टेड किस में हो? एक फ्रैक्शन ऑफ लोगों में. ऐसे ही गैस मॉलिक्यूल के अंदर भी हम एक एक मॉलिक्यूल के बारे में तो बात नहीं कर सकते. हाँ, हमारा इंटरेस्ट एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में होगा जिनकी काइनेटिक एनर्जी सर्टेन रेंज में है, वो हमारे लिए ज़रूरी है. ओके, सो हम लिखते हैं यहाँ पर कि इन गैस चैम्बर ऑफ इन गैस चैम्बर ऑफ large number of molecules, in gas chamber of large number of molecules, it is not possible to calculate the velocity of any स्पेसिफिक गैस मॉलिक्यूल, किसी गैस मॉलिक्यूल की नहीं है. सो इट इज़ यूजफुल टू नो द फैक्ट, दैट, कौन सा फैक्ट आप जानना चाहते हो? आप जानना चाहते हो कि what fraction of the gas molecules have kinetic energy, what fraction of the gas molecules have kinetic energy
that is present within any given velocity range, कि इतने एक गिवन वेलोसिटी रेंज में कितने मात्रा के मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद हैं। तो यहाँ पे लिखोगे तो हमारा इंटरेस्ट किस में है, दैट इज वी आर इंटरेस्टेड इन द फैक्टर, हम किस में है, dNV डिवाइडेड बाई dV। यहाँ V वेलोसिटी, NV मतलब वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो उस वेलोसिटी रेंज में है और dV वेलोसिटी रेंज है। तो ये जो फैक्टर होता है dN बाई dV, इसी को हम नाम देते हैं, इसे कहते हैं मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या फैक्टर ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, ये इसका पूरा नाम है। तो लॉजिक आप समझ रहे हो ना, लॉजिक हमारा सिंपल सा है, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन दिस फैक्टर। तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इसको यूज करते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल जो मूव कर रहे हैं, मान लो V से dV के बीच में, मतलब उनकी वेलोसिटी से हमने कहा 5,000 से 25,000 रुपये के बीच में है, तो वैसे V से लेकर के V प्लस dV वेलोसिटी है। तो अगर हम सिंपलिसिटी के लिए मानते हैं वन डायमेंशनल केस है, तो यहाँ पे लिखोगे बाय दिस डिस्ट्रीब्यूशन, function a factor we used to determine हम क्या निकाल पाएंगे, how many gas molecules are moving in the velocity range V to V प्लस dV। V से लेके V प्लस dV के बीच में कितने मॉलिक्यूल वहाँ पर मूव कर रहे हैं। सो इफ वी assume the one dimensional approximation, हम एक वन डायमेंशनल अप्रॉक्सीमेशन मानते हैं, मतलब दैट इज molecules are only moving in x डायरेक्शन। हालांकि ऐसा होता नहीं, हर मॉलिक्यूल हर तरफ गति करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स सिंपल करने के लिए हम मानते हैं कि मॉलिक्यूल केवल x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखेगा, देन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन distribution becomes dN by n is under root m by 2 pi k t, यहाँ के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इनटू एक्सपोनेंशियल यानी इसकी पावर हो जाएगी mv स्क्वायर बाई 2 kBt dV। ये एक थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा फंक्शन है। ये है हमारा मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यहाँ dN बाई n क्या है, ये दिखा रहा है कि वो फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल जो dV रेंज में है, dV वेलोसिटी रेंज में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n है, उनमें से कितने मॉलिक्यूल dN, ये जो रेशियो है वो इस dV रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप लिखोगे dN बाई n represented the fraction of molecules moving at velocity in range
v2 v प्लस dv। v से v प्लस dv रेंज में जितने वेलोसिटी हैं उनको जितने मॉलिक्यूल हैं उनको ये नापता है। तो अब आप इसको ग्राफिकली कैसे दिखा सकते हो? अगर हम इसको ग्राफिकली दिखाना चाहें तो हम f एक फंक्शन है उसको हम लिख सकते हैं dn बाई dv, जो शुरू में डिफाइन किया था ना, यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन किया था ये वाला, इसको हम प्लॉट कर रहे हैं। इसको हम शॉर्ट में fv कह दे रहे हैं, वे वेलोसिटी पर हो रहा है। और इधर हम मान लो वे वेलोसिटी के साथ ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से आएगा। जरा ग्राफ का नेचर देखिएगा, ग्राफ हमारा ऐसा आएगा। ये है मान लो 300 केल्विन, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। अगर हमने टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दिया, टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाओगे तो ये ग्राफ थोड़ा ऐसा शिफ्ट हो जाएगा। ये मान लो आपने 1000 केल्विन पे कर दिया। अगर आप ग्राफ टेम्परेचर को और बढ़ाओगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगा। ये आपका मान लो 2000 केल्विन पर है। तो यहाँ से जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है इसमें कुछ खास बातें हमको दिखाई पड़ रही हैं। ये जो कर्व है ये खास तरह से बिहेवियर शो करता है। तो अगर आपको ये पीक है तो पहले 300 केल्विन पे पीक यहाँ था, 1000 केल्विन पर इसका पीक आगे शिफ्ट कर गया, फिर 2000 केल्विन पर इसका पीक और आगे शिफ्ट कर गया। तो हम इस तरह से पा रहे हैं कि हमारा जो कर्व है वो कुछ खास तरह के बिहेवियर को शो कर रहा है और इन बिहेवियर को हम एक जगह नोट कर लेते हैं क्योंकि इस पे ही हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखिए पहला है द मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, द मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी कि fv जिसको कि हम ले रहे हैं इज 0 फॉर v बराबर 0। देखो यहाँ पर v बराबर 0 ये होगा ना, v बराबर 0 ये है और v बराबर इन्फिनिटी ये लिमिट है। तो आप देख रहे हो ये ग्राफ अगर पीछे बढ़ाओगे तो ये 0 पे हो जाएगा और साथ ही साथ अगर v इन्फिनिटी पे जाओगे, इस ग्राफ को आगे बढ़ाओगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन fv 0 फॉर v बराबर 0 एंड v बराबर इन्फिनिटी लिमिट्स, इन दो लिमिट्स में ये 0 हो जाता है। इसका मतलब है मॉलिक्यूल जो होती हैं, जो गैस मॉलिक्यूल है, उनकी वेलोसिटी ना इनफाइनाइट हो सकती है ना 0 हो सकती है। तो वो कोई फाइनाइट वैल्यू हमेशा रखते हैं। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकले, रिजल्ट को हम अलग रंग से दिखा रहे हैं। दिस मीन्स मॉलिक्यूलर स्पीड, जो गैस मॉलिक्यूल की स्पीड है, कैन हैव ओनली फाइनाइट वैल्यूज। इसका मतलब है मॉलिक्यूलर स्पीड जो होती है, गैस मॉलिक्यूल की जो स्पीड होती है उसकी अपनी कुछ फाइनाइट वैल्यूज ही होती हैं, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं रख सकता। दूसरा हम ये देखते हैं कि जैसे जब लो वेलोसिटी होती है, जैसे ये लो वेलोसिटी है, लो वेलोसिटी में ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ता है। देखियो ना, ये वेलोसिटी लो वेलोसिटी पर आप मतलब क्वाड्रेटिकली से 2 पावर से बढ़ रहा है। जैसे x होता तो लीनियर ग्राफ होता है, x मतलब जैसे मान लो ये x है, ये y है, तो अगर y और x में लीनियर फंक्शन है तो ऐसे बढ़ेगा। लेकिन अगर y बराबर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, तो ये ऐसे बढ़ेगा पैराबोलिक फॉर्म में। तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि लो वेलोसिटी पर आपका ग्राफ जो है वो क्वाड्रेटिकली बढ़ता है। लेकिन जब लार्ज वेलोसिटी पे आप जाने लगते हो तो इसका डिक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करता है। तो लो वेलोसिटी पर ग्राफ इंक्रीज करता है क्वाड्रेटिकली, एक तरह से कह सकते हैं, और हाई वेलोसिटी पर ये डिक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली। तो इस चीज़ को भी लिख लो। द ग्राफ फॉर fv मतलब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन increases quadratically at lower velocity limits। तो ग्राफ जो fv है वो इंक्रीज करता है क्वाड्रेटिकली
at a lower velocity limit and decreases exponentially at higher velocity limits. हाई वेलोसिटी लिमिट पे घटता एक्सपोनेंशियली, लो वेलोसिटी लिमिट पे बढ़ता क्वाड्रेटिकली है। एक जो तीसरी चीज़ है कि हम ये देखते हैं ग्राफ का शिफ्ट होता है, ग्राफ का जो पीक है वो शिफ्ट करता है हायर वेलोसिटी रीजन की तरफ अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो तीसरा हमारे पास इम्पॉर्टेंट सा फैक्टर आते हैं कि देर आर मतलब नंबर ऑफ क्या कैसे कह सकते हो, जिससे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल मोर एनर्जेटिक हो जाते हैं। इसको ऐसे लिखें, एज द टेम्परेचर increases, the peak of graph shifted towards larger velocity limits। लार्जर वेलोसिटी लिमिट का मतलब देखो, पहले पीक यहाँ था, फिर पीक हाई वेलोसिटी, फिर और हाई वेलोसिटी की तरफ गया। इसका मतलब क्या है, इसका फिजिकल मतलब क्या है? इसका फिजिकल मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल बिकम मोर एंड मोर एनर्जेटिक। तो इसको हम थोड़ा सा अलग लिख लें, फिजिकली दिस मीन्स फिजिकली इसका मतलब क्या है कि physically this means the temperature increases, मतलब the temperature increases greater fraction of gas molecules टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम मोर एंड मोर एनर्जेटिक, बिकम्स मोर एंड मोर एनर्जेटिक। जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाते हो तो ओवरऑल आपके गैस चैम्बर के अंदर जो एवरेज रूप से सभी गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है वो आपकी बढ़ती है। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे पीक हमारा आगे की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना शुरू कर देता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या था ना कि आपने मैक्सवेल ने ये एक थ्योरी बनाई, मैथमेटिक्स इसमें की उन्होंने अच्छी खासी, और उनकी थ्योरी बन गई। बट प्रॉब्लम इज़ कि हाउ टू वेरीफाई कि ये थ्योरी सही है। ये सारी चीज़ें जो मैक्सवेल बता रहे हैं ये सही है, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता भी है कि नहीं, लॉजिकली तो ठीक लग रहा है पर ऐसा होता भी है कि नहीं, तो कैसे इसको पता किया गया? तो ऐसा क्या हुआ कि इसके कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंसेस। डायरेक्ट एविडेंस मतलब ये होता है कि आप बस सीधे प्रयोग करो और उसको निकाल लो, उस फिनोमेना को दिखा दो। इनडायरेक्ट एविडेंस का मतलब होता है आपने कोई प्रयोग किया और आपने कहा ये प्रयोग सही है, ये तभी हम पता कर पाएंगे जब हम ये मान के चलें कि मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट सही है ना। इनडायरेक्टली से हवा चलती है तो आपने सीधे हवा के मॉलिक्यूल नहीं देखा, बल्कि आपने ये देखा कि हवा के चलने की वजह से पत्ते हिले, तो पत्तों का हिलना देख करके आपने कहा है कि यहाँ पर हवा चल रही है, यानी हवा के मॉलिक्यूल होंगे जो इस तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं कि एविडेंस क्या है, एविडेंसेस फॉर मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो अगली हेडिंग हमारे पास है एविडेंसेस फॉर मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एविडेंसेस फॉर मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैक्सवेल की वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो तरह के एविडेंसेस हमको चाहिए। एक होता है डायरेक्ट एविडेंस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एविडेंस। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखोगे कि टू कन्फर्म द मैक्सवेल वेलोसिटी distribution, two type of evidences are present. पहला है डायरेक्ट एविडेंस और दूसरा है इनडायरेक्ट एविडेंस। दो तरह के हैं, एक है इनडायरेक्ट एविडेंस, दूसरा है डायरेक्ट एविडेंस। तो डायरेक्ट एविडेंस को तो एक फिजिसिस्ट थे 1947 में किया था, जॉटमैन एंड को, दो लोगों ने मिलकर किया था। और एक है रिचर्ड फार्मूला जो थर्मियोनिक एमिशन के लिए काम होता है। तो रिचर्डसन फार्मूला जो है दैट इज़ द इनडायरेक्ट एविडेंस, और जॉटमैन एंड को का जो एक्सपेरिमेंट था वो इसका डायरेक्ट एविडेंस था। तो हम इसमें नाम लिख सकते हैं इनडायरेक्ट एविडेंस। इनडायरेक्ट एविडेंस में हम नाम लिख सकते हैं रिचर्डसन फार्मूला। तो रिचर्डसन फार्मूला जो है वो इनडायरेक्ट एविडेंस है, और डायरेक्ट एविडेंस में हम बात करेंगे अभी जॉटमैन एंड को के बारे में। तो हुआ क्या था, जब थर्मियोनिक एमिशन के लिए टू एक्सप्लेन द thermionic emission of electrons from the heated metal plate, Richardson developed the relation for current density by using Maxwell distribution function। एज फार्मूला ये था कि J बराबर सम कांस्टेंट अंडर रूट टी एक्सपोनेंशियल माइनस फाई बाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टी। इस तरह का फार्मूला रिचर्डसन डेवलप करते हैं, और इस फार्मूले की वैलिडिटी एक्सपेरिमेंट के थ्रू बाद में प्रूफ की गई थी। यहाँ फाई क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन। तो इस फार्मूले की वैलिडिटी जब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ की गई तो इसका मतलब ये भी प्रूफ हो गया कि मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सही है। लॉजिक समझ रहे हो ना? रिचर्डसन ने मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को सही मान करके एक फार्मूला डेवलप किया। फिर उस फार्मूले में जो करंट डेंसिटी थी, करंट डेंसिटी को हम प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं। तो लोगों ने जब थर्मियोनिक एमिशन प्रोसेस से करंट डेंसिटी मेजर की तो वो रिचर्डसन फार्मूले को फॉलो करती हुई मिली। इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली हम ये सोचें कि रिचर्डसन ने इस फार्मूले को डेवलप करने के लिए जिस सिद्धांत का इस्तेमाल किया था वो भी सही होगा। तो इस तरह से इनडायरेक्टली हमने ये प्रूफ कर दिया कि मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरा खेल है, ये पूरा मैथमेटिक्स है, दिस इज वैलिड। तो यहाँ पे लिखोगे द वैलिडिटी ऑफ दिस रिलेशन indirectly confirm the validity of मैक्सवेलियन फंक्शन। ठीक है ना? इसकी वैलिडिटी, मैक्सवेलियन फंक्शन की वैलिडिटी को इनडायरेक्टली प्रूफ कर रही है। दूसरा लिख देते हैं डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस, और इसको किया था जॉटमैन एंड
को ने 1947 में इसको उन्होंने कंफर्म किया था। देखो, इसको मैं बस खाली आपको समझा देता हूँ क्योंकि एक्सपेरिमेंट कोई थ्योरी को आपको लिखना नहीं है। तो उसमें ये होता है पूरे प्रोसेस में कि सबसे पहले उन्होंने एक सिलेंडर लिया, इस तरह का एक सिलेंडर लिया और सिलेंडर में एक स्लिट बना दी S, और उसमें इस तरफ प्लेट लगा दी, यहाँ पर प्लेट लगा दी जिसमें एक हिस्सा A है, ये हिस्सा B है, ये हिस्सा C है। सामने उन्होंने एक भट्टी रखी, अवन रखा, अवन में यहाँ बिस्मथ मटेरियल होता है उसको वेपराइज कराया तो बिस्मथ के मॉलिक्यूल जो वेपर बने तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, मॉलिक्यूल जो है वेपर में कन्वर्ट हो गए, और वो जो वेपर है वो इस स्लिट के थ्रू जा कर के इस फोटोग्राफिक प्लेट पर टकराने लगी। उसके बाद फिर क्या किया, उन्होंने सिलेंडर को घुमाना शुरू किया। जब सिलेंडर घुमाना शुरू किया तो क्या हुआ, ये प्लेट घूमने लगी तो जो स्लिट, जो ये मॉलिक्यूल थे जो पॉइंट इस पॉइंट पे टकरा रहे थे, फिर उनकी टक्कर अलग अलग जगहों पे होने लगी। तो आप ज़रा सोचो, अगर आपने मॉलिक्यूल यहाँ गया, उसकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज़्यादा है तो कहाँ टकराएगा, पॉइंट A पर। लेकिन जैसे मॉलिक्यूल यहाँ एंटर किया और ये सिलेंडर घूम गया, तो मान लो अगली स्थिति क्या हो गई कि सिलेंडर घूम के आगे इधर स्लिट इधर आ गई, तो अंदर अंदर जो बाहर से मॉलिक्यूल तो अब आके यहाँ टकरा के रुक जा रहा है, तो अंदर अंदर जो मॉलिक्यूल था वो आगे बढ़ रहा है। चूँकि सिलेंडर घूम रहा है तो अगर मॉलिक्यूल की स्पीड स्लो है तो वो उस प्लेट, जो प्लेट घूम गई है, तो प्लेट का A हिस्सा यहाँ आ चुका है, B हिस्सा यहाँ आ चुका है, C हिस्सा यहाँ आ चुका है, तो ये जाके कहाँ टकराएगा, B पर। तो बहुत तेज जो मॉलिक्यूल चल रहे थे वो तो टकराए A हिस्से पे, उसके बाद जो मॉलिक्यूल थोड़ा स्लो थे वो टकराए B हिस्से पर। अब जब सिलेंडर और घूम गया इस तरह से, इसका स्लिट यहाँ आ गया, देख लो ना, स्लिट पहले यहाँ था, इस जगह पे था, फिर स्लिट घूमा, फिर स्लिट घूमा, तो ये तब तक ये प्लेट जो थी उसका A हिस्सा, उसका B हिस्सा, और ये बहुत स्लो मॉलिक्यूल कहाँ जाके टकराए, C वाले हिस्से में। तो जैटमैन को का एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्होंने इस प्लेट को, जो ABC प्लेट लगा रखी जिस पे मॉलिक्यूल टकरा रहे थे, इसको देखा। तो जब इस मॉलिक्यूल प्लेट को देखा तो उन्होंने क्या पाया, इस तरह से प्लेट थी हमारी, तो इस प्लेट में हमने 3 हिस्से बना रखे थे, एक हिस्सा A था, एक हिस्सा B था, तो ये C हिस्सा है, ये B हिस्सा है, ये A हिस्सा है। तो पाते क्या हैं, बहुत कम मॉलिक्यूल थे जो A हिस्से पर दिख रहे थे, अधिकतर मॉलिक्यूल ऐसे थे जो A और B की बाउंड्री पर थे, इस बाउंड्री पर, यानी ना बहुत ज़्यादा फास्ट, जो बहुत ज़्यादा फास्ट थे वो तो A की इस सिरे पे टकरा रहे थे, बिल्कुल यहाँ आके टकराए थे, ऐसे आगे बढ़े यहाँ टकराए। अधिकतर मॉलिक्यूल कहाँ पे टकरा रहे थे, इस B वाले हिस्से के आधे हिस्से में, इस जगह पर आप देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा जो था वो कुछ ज़्यादा टक्करों को उसने ऑब्जर्व किया था। उसके बाद फिर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो आगे बढ़ने पर भी गैस मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल थे उनके जो मार्क थे वो कम हो रहे थे, ऐसे कम हो रहे थे। तो इसका मतलब ये निकल के आया था कि अधिकतर मॉलिक्यूल, बहुत हाई वेलोसिटी के मॉलिक्यूल बहुत कम है, बहुत लो वेलोसिटी के मॉलिक्यूल भी बहुत कम है, अधिकतर मॉलिक्यूल उस रेंज के हैं जो मीडियम वेलोसिटी के हैं। तो ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन था वो अगर हम देखें तो इस तरह का फॉलो कर रहा था, इस तरह के मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यही था ना, FV विद रिस्पेक्ट टू V। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि इस फॉर्मूले में आप देख रहे हो, इस डेरिवेशन का मतलब ये है कि जो मिड वेलोसिटी रेंज है, ये वेलोसिटी रेंज इसको बिलोंग कर रहे हैं ज़्यादातर, लो वेलोसिटी रेंज को भी बहुत कम बिलोंग कर रहे हैं, हाई वेलोसिटी रेंज को भी बहुत कम बिलोंग कर रहे हैं। तो इस तरह से इस फोटोग्राफिक प्लेट पर जो ये मार्क बने थे, इन मार्क की स्थिति को देख करके जैटमैन को इस बात को बता रहे हैं कि ये साफ साफ शो कर रहा है कि मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इस मॉलिक्यूल की वेपर के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। तो दिस वाज द डायरेक्ट एविडेंस जो कि 1947 में हमारे सामने आया था।
ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पोर्शन काइनेटिक थ्योरी में। इतनी चीज़ों को आपको थोड़ा समझना है। यहाँ पर भी ग्राफ के बारे में थोड़ा समझ लेना है, और जाटमैन को डायरेक्ट एविडेंस देते हैं, रिचर्डसन का इनडायरेक्ट एविडेंस होता है। ये फैक्ट याद कर लो, तो ये आपके लिए पर्याप्त रहेगा। चलिए फिर